हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो सब लोग? बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो वेलकम आज आपके फिजिक्स की क्लास में। आज आपके 11th क्लास का पार्ट है। याद है लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कॉलिजन। ठीक है, तो कॉलिजन को अब कंटिन्यू करते हैं आप लोग आज हम लोग कॉलिजन टॉपिक को और आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं कि कॉलिजन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर साल नीट में कोई एक सवाल आ ही जाता है इससे। जेई में बहुत चांसेस होते हैं, 60% टू 70% चांसेस होता है कि एक सवाल डेफिनेटली इस सेक्शन से कहीं ना कहीं यूज किया जाए, क्योंकि ये सेक्शन अकेला ही मोमेंटम कंजर्वेशन को इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक, और भी बहुत सारे वेक्टर्स क्वांटिटीज का कैसे डायरेक्शन देखना है, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करता है। इसलिए बहुत चांसेस होता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनाए जाए। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखोगे इस बात को हमेशा कि ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आप लोग को पता है कि हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया सा कोर्स लॉन्च किया हुआ है। 300 क्वेश्चंस, मोर देन 300 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेशन। पूरी की पूरी जो 12 पास आउट बच्चे हैं, जिनको जो कि 2020 में उनका सितंबर में पेपर होने वाला है जेई और नीट के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है। आप डेफिनेटली जाइए, आप ज्वाइन करिए, क्योंकि उस 300 क्वेश्चंस के बेसिस पे हम ये कंप्लीटली डील करेंगे आपको कि पूरा का पूरा कोशिश करेंगे, पूरी की पूरी फिजिक्स जो है ना आपकी इन्वॉल्व कर देंगे उस 300 क्वेश्चन में। और आप याद रखना, जिस बच्चे ने वो 300 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया और उसको खुद से कर लिया, आपके एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम इन्हीं 300 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो आपने अगर कॉन्सेप्चुअली इस पूरे को अच्छे तरीके से कर लिया, तो आपका जेई मेंस और नीट का प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपके क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। सो चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और हमारे साथ जुड़िए लाइव क्लासेस में। ठीक, तो खैर छोड़ो। तो अब हम आगे हम चलते हैं। ठीक, एक और बात, कमेंट जरूर करो अपने वीडियोस पे। जो भी लाइव सेशन हो रहा है उस पर कमेंट जरूर करो, ताकि हम समझ सके कि बच्चा हमारा पढ़ भी रहा है। ठीक, कुछ भी दिक्कतें आ रही है मैं उसको कोशिश करूंगा रिजॉल्व करने की। ठीक है, आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है, सब्सक्राइब करना बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो, और हो सके तो शेयर भी जरूर करो। ठीक है, चलो ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने इस टॉपिक पे चलते हैं अच्छे तरीके से। को कॉलिजन का जो लास्ट पार्ट हमने पिछले क्लास में किया था, वो क्या किया था बेटा? जाके कुछ कॉलिजन को फिनिश किया था हमने। ये बता, एक एग्जांपल लिया था मैंने एक बॉल वाले, जिसमें मैंने बताया था कि इलास्टिक कॉलिजन ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम। मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि इलास्टिक सॉरी एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हमने डिस्कशन किया था कि टाइप ऑफ कॉलिजन क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ, बस फॉर्मली बहुत छोटा सा रिकैप एक देता हूँ मैं तुम्हें, कि अगर कॉलिजन के दौरान बॉडी ने अपने शेप को रिगेन कर लिया, मतलब इनिशियल शेप एंड फाइनल शेप मतलब आफ्टर कोलिजन, एंड इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन। अगर बॉडी की एकदम बिल्कुल हूबहू सेम है, तो कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। मतलब कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुई होगी। मतलब जब दो बॉडीज जिनके पास पहले से काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी वापिस से एक बॉडी ने मतलब पूरे सिस्टम ने रिगेन कर लिया है। मतलब जब कॉलिजन में हुआ क्या होगा, जब ये दो बॉडीज मान लो कैसे कोलाइड हो रहे हैं, तो पहले इनका ऐसा होगा सिचुएशन कुछ, मान लो कि एक बॉडी ये और एक बॉडी ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये बिफोर कॉलिजन है। जिस समय कॉलिजन हुआ होगा उस समय शेप देखो बॉडी का कुछ ऐसा हो गया होगा, ये पिचक सा गया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉलिजन के दौरान ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, एक इंस्टेंट आएगा जब दोनों की वेलोसिटी, एक वेलोसिटी बोल रहा हूँ बेटा, मैं स्पीड नहीं बोल रहा, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन विथ, ठीक है, कॉमन हो जाएगा। तो जैसी वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, उस समय जो कॉम्प्रेशन होगा इसके बीच का, मतलब जो शेप में जो चेंजेस हो रहे होंगे,
वो मैक्सिमम होगा वेलोसिटी v से मूव कर रहे होंगे। उसके बाद एक फोर्स अभी भी इसी पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। याद करो स्प्रिंग वाली केस मैंने डिस्कस की थी, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि बॉडी जो है वो खुद में एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा होता है, इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। उसकी वजह से ये सारे सिचुएशन आफ्टर गैट, तो देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी देखो, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, ठीक। तो अभी वेलोसिटी इसकी घट रही होगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, क्लियर है। ध्यान से देखो, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। देखो ये दोनों फोर्सेज, क्योंकि वेलोसिटी मैंने अगर उधर को माना होता तो फिर ऐसा होता, लेकिन इस केस में दोनों ही फोर्सेज दोनों की वेलोसिटी का अपोजिट लग रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। डिक्रीज होकर फिर क्या होगा, एक इसमें से क्या होगा, किसी एक की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मान लो इन दोनों में मुझे नहीं पता किसका बड़ा है, तो किसी एक की वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि फोर्स कॉन्टिन्यू उसी डायरेक्शन में है। तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे जीरो हुई कॉलिजन के बाद, ठीक है। या फिर दोनों की वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे इस इंस्टेंट पे जीरो हुई, फोर्सेस तो अभी भी लग रहे हैं, तो ये फोर्स इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा, ये फोर्स इसे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा, एंड फिर क्या होगा कि शेप जो है रिगेन करनी स्टार्ट होगी। अगर बॉडी की शेप आफ्टर कॉलिजन, मतलब जो बॉडीज हैं वो ओरिजिनल शेप में आ गए, अब ये इस तरफ भाग रहा है, ये इस तरफ भाग रहा है, अगर शेप बिल्कुल इन्हीं इसी के जैसा है, तो इसका मतलब ये कॉलिजन इलास्टिक है। बॉडी ने जो ये डिफॉर्मेशन देख रहे हो ना, डिफॉर्मेशन हो रहा था, वो उसको रिफॉर्म भी कर लिया है उसने। तो दैट टाइप ऑफ कॉलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। तो देखो इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, शेप खराब होने में ये जो एनर्जी है कुछ यूज हो रही है शेप खराब होने में, ठीक है। मतलब बॉडी ने कंज्यूम किया मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ एनर्जी। फिर उसके बाद रिलैक्सेशन, तो जो उसने कंज्यूम किया था उसने अब रिलैक्स होने वो एनर्जी रिलीज करनी स्टार्ट की, रिलीज की, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। एक समय आया जब दोनों अलग अलग हो गए, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि बॉडी ने शेप को रिगेन कर लिया है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर बॉडी ने शेप को रिगेन नहीं किया है तो इसका मतलब कॉलिजन क्या है, इनइलास्टिक है, ठीक। सो बहुत बार ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट। जैसे मान लो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, अगर इसका मास m1 होता और इसकी मास अगर m2 होती, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसके पास हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्लियर है। अब मुझे नहीं पता किसने एनर्जी लॉस किया है, क्या किया, वो तो फाइनल वेलोसिटी से पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करता है, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो या इधर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्म, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो कॉलिजन के जस्ट बाद, क्लियर है। यहाँ पे दोनों को माइनस करके देखना, अगर इससे इसको माइनस करने पे पॉजिटिव आ रहा है मतलब इसकी एनर्जी लॉस हुई है, और इससे इसके एनर्जी को माइनस करने से अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब इसने एनर्जी गेन की है। तो वो लॉस किसने की होगी, इसने। भाई एनर्जी को आप में कन्वर्ट करें, ठीक है। देख लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल सेम है, बट दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो गई, मतलब एक की दोनों की वेलोसिटी चेंज हुई है, मतलब किसी ने एनर्जी लूज की होगी, किसी ने गेन की होगी उसी एनर्जी को। समझ में आगे बात, तो हो सकता है बहुत सारे सवाल इसके ऊपर पूछ किए जाए कि हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट बाई m1, हाउ मच एनर्जी इज गेन बाई m2, ठीक है। तो अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, तो जितना ये लॉस करेगा एनर्जी उतना ये गेन कर लेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होना है। तो दिस वन इज द ओवरऑल डिस्कशन ऑफ कोलिजन पार्ट गिव टू, या फिर आप ऐसा बोलो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेसिस पे ये पूरा डिस्कशन है। मोमेंटम के बेसिस पे दो टाइप से कोलिजन को डिफाइन करते हैं, हेड ऑन कोलिजन और साइडवेज कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन। मतलब हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है कि एक दूसरे मतलब एक ही लाइन के अलोंग कोलिजन हुआ और बॉडी की मोशन इनिशियली मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इसी लाइन के अलोंग, मतलब वेलोसिटी मान लो कि ये कोलाइड हुआ, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, लेकिन वेलोसिटी जो होगा इनको मिलाने वाली जो लाइन है उसी लाइन के अलोंग है। तो इस टाइप के कोलिजन को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, और सबसे खतरनाक होता है ये हेड ऑन कोलिजन, ठीक। कभी भी सामने देखना, दो व्हीकल जब सामने के सामने भिड़ेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अगर साइडवाइज भिड़े मतलब एक को छूकर दूसरा निकल गया, लाइक कैरम बोर्ड में जो आप लोग देखते हो, कैरम बोर्ड में जब भी हम स्टैगर से हिट करते हैं किसी भी क्वीन वगैरह को या किसी भी अनगर जो गोटी वगैरह होता है उसको अगर हिट करके
तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो उस केस में लॉस ऑफ एनर्जी कंपैरेटिवली हेड ऑन कॉलिजन के कम होता है। तो हेड ऑन कॉलिजन बहुत खतरनाक होता है, ठीक, कंपेयर टू साइडवेज कॉलिजन। क्लियर है? तो मोमेंटम बेसिस पे दो तरीके से डिफाइन करते हैं, हेड ऑन एंड साइडवेज या ऑब्लिक कॉलिजन। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी तीन टाइप से, कौन कौन? इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक या प्लास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक इज ऑल्सो इलास्टिक, इन इलास्टिक कॉलिजन। समझ में आ गया? बट देयर इज अ मैक्सिमम लॉस, दोनों बॉडी आपस में चिपक जाते हैं आफ्टर कॉलिजन। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें आपको ध्यान में होगी जो पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि कोलिजन जो भी यहाँ पे है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट का हमेशा ध्यान रखना। तो जो भी नॉर्मल फोर्स लगता है या फिर इसको जो इंपल्सिव फोर्स बोल रहे हो आप, वो हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, तो दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक, तो मोमेंटम चेंज होने का जो चांस होता है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही होता है। ठीक, एक टर्म मैं और यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज डिफाइंड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हमेशा याद रखना, सेपरेशन कहने का मतलब आफ्टर कॉलिजन। ये ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट क्या होगा? जस्ट आफ्टर कॉलिजन। क्लियर है ना? तो जस्ट आफ्टर कॉलिजन दोनों बॉडीज की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कॉलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच मतलब किस वेलोसिटी से एक दूसरे के करीब ये आए थे। अप्रोच जस्ट, ये कब लिखा जाएगा? जस्ट बिफोर कॉलिजन। क्लियर है बेटा? तो बिफोर कॉलिजन आप क्या लिखोगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और आफ्टर कॉलिजन जस्ट आफ्टर कॉलिजन ये। तो मतलब एक तरीके से आपको दो डायग्राम तो एकदम बनाना ही बनाना है, बस कभी रिक्वायरमेंट हो तो ड्यूरिंग कॉलिजन भी ये जो डायग्राम जो देख रहे हो ना, ये ड्यूरिंग कॉलिजन है, ये जस्ट बिफोर कॉलिजन, दिस वन इज जस्ट आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस केस में लिखा जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस केस में लिखा जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी आपको पता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो हमेशा बड़े से छोटे को माइनस कर लो, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए लिखना। ठीक है, क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है ना, इक्वल टू भी हो सकता है। 1 किस केस में? E इक्वल टू 1 कब होगा? जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो सेम आ जाए। ये तभी पॉसिबल है जब कॉलिजन इलास्टिक हो जाए। कि ये किस केस में है? इलास्टिक कॉलिजन। E इक्वल टू 0, ये कब होगा बेटा? बता दो, सोचो सोचो। ये टर्म 0 हो गया, ये 0 हो गया मतलब ऊपर वाला टर्म 0 हो गया। अब ऊपर वाला टर्म मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट है एक साथ चल रहे हैं। ये कौन से कॉलिजन में होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में। याद है ना आपको? तो E इक्वल टू 0 कब होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, या फिर इसको नाम देके हम लोग प्लास्टिक कॉलिजन। प्लास्टिक कॉलिजन। ठीक, और इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए E की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ये किसके लिए? इन इलास्टिक कॉलिजन। ऑलवेज कीप इन माइंड। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा एक पॉजिटिव टर्म है। ठीक, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर? इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। 1 कब? जब इलास्टिक कॉलिजन। 0 कब? जब इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, वरना इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए ये 0 से 1 के बीच में मतलब फ्रैक्शन होता है। क्लियर है बेटा? एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप लिख रहे होंगे, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच लिखा है, ये सारे के सारे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होने चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिटन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट।
हाँ, तो मैंने क्या कहा था, अब देखो इस पे मेन क्या है कि क्वेश्चन के ऊपर करते हैं कि क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से आपने सीख लिया इसके ऊपर तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान में बस ये रखना है कि कोई भी कॉलिजन का क्वेश्चन हो, आपको पता है अगर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है पूरे सिस्टम के ऊपर, सिस्टम कहने का सेंस जिन बॉडीज को आप कंसिडर कर रहे हो कि वो आपस में टकरा रहे हैं, उनसे बाहर अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। अब मोमेंटम लिखते हुए ध्यान ये रखना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन कब अप्लाई करना है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक, ये ध्यान में रहे हमेशा। ठीक, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने दे दूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ऐसा कुछ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास 2 kg है, इसका मास 4 kg है, ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है यहाँ पे? तो आपसे पूछा गया, ये भी बोला गया है कि कॉलिजन जो है वो इलास्टिक है। एक एक करके छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करके हम लोग, कॉलिजन जो है वो क्या है, इलास्टिक है। तो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, ये सवाल पूछा गया। क्लियर? तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉलिजन इज इलास्टिक यहाँ पे मैंने बोला आपको। अब ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो, ये जस्ट बिफोर कॉलिजन हो गया हमारा, ये जस्ट बिफोर कॉलिजन का डायग्राम हो गया। ड्यूरिंग कॉलिजन अगर सवाल में बोला जाए तो ही यूज करना, जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता आफ्टर कॉलिजन ये क्या सिचुएशन होगा, बट मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में गया, तो मैं इधर की तरफ ही मान लेता हूँ कि ये V1 से चला गया होगा और ये V2 से चला गया होगा। हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में गया हो। ठीक, वो अपने आप बता देगा, जैसे तुमने ये चॉइस किया V1 और V2। ठीक है, अगर आंसर V1 पॉजिटिव आ गया मतलब तुम्हारी चॉइस सही है, अगर V1 नेगेटिव आ गया मतलब तुमने जो इधर को माना है उसको रिवर्स कर लो मैग्नीट्यूड रिमेन से। इसलिए कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चूज करने में बिल्कुल भी घबराना नहीं, उसके अनुसार ही हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब और अच्छे से समझो इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना? ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्यों बनाया लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखने की जरूरत पड़ी तो उस समय हमेशा जो वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है उन्हीं वेलोसिटी को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कॉलिजन क्या है, इलास्टिक है। अच्छा देखो, तो ये इधर से आकर कोलाइड हुआ, क्या कोई बाहरी फोर्स लगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा जिसको mg बैलेंस कर रहा होगा। सरफेस क्या है, स्मूथ है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन नाम की चीज नहीं है, मतलब बिल्कुल आइडियल कंडीशन हमारे पास है कि नॉर्मल ने mg को बैलेंस कर लिया, उसका कोई भी रोल कॉलिजन में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये जब भी कोलाइड हो रहे होंगे तो ऐसे भी आपको पता है कि याद करो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन इंपल्सिव होता है। ठीक, जो भी कॉलिजन वाले फोर्सेज है उसके कंपेयर में mg जो है वो इग्नोरेबल होता है, तो आप उसको इग्नोर कर दिया करो। ठीक है, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं। क्लियर है बेटा यहाँ पे? तो डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना इस केस में। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो मान लो कि ये जो इस तरफ जा रहा था तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे। देखो, मोमेंटम लिखते वक्त मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ। एक पॉजिटिव मानने का क्या मतलब हो जाता है बेटा, कि उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको नेगेटिव में लिखेंगे। समझ में आ गया? बात क्लियर है? अब देखो, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का लिखना है, याद रखना। तो इसकी मोमेंटम देखो कितनी है, 2 × 4 पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि 4 उसी डायरेक्शन में। क्लियर? प्लस इसका देखो 4 × 2, है ना, मास 10 वेलोसिटी, तो मास 4 kg वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ये आ गया, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखो ये मास कितना है, 2 kg वाला है, तो वेलोसिटी कितनी है, v2, तो क्या लिख देंगे 2 × v2 प्लस इसका क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई v1। इसको सॉल्व करो जरा, देखो कितना आ गया, 8 और 8 16, तो 16 इज इक्वल टू 2v2 प्लस 4v1। इसको सिंपल बना लेते हैं, 2 कॉमन करके काट देते हैं, तो v2 प्लस 2v1 इज इक्वल टू 8। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि मोमेंटम कंजर्वेशन से एक रिलेशन हमारे पास है। एक और रिलेशन अगर v1 v2 में पता चल जाता तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता। तो वो रिलेशन दो तरीके से आएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ देखो कॉलिजन क्या है, इलास्टिक है, तो आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है ना।
अब जैसे सवाल देखो यहाँ पे बेटा कि एक तो आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली रिलेशन यूज कर सकते हो, दूसरा आपको पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होता है, तो दोनों में से कोई भी यूज करो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर वाला टर्म आता है, हाफ है वी स्क्वायर, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए जनरली हम कोशिश करते हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से काम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिख रहे हैं, तो ध्यान से समझो। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि 1 है, ये बेसिकली होता क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन बताओ, सेपरेशन कब लिखते हैं, आफ्टर कॉलिजन। तो देखो ये v1 से जा रहा है, ये v2, तो तुम्हें ये बात तो समझ में आ रही होगी, पहले कॉलिजन हुआ है कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो v1 v2 से बड़ा होगा, होगा ना। तो बताओ, तो अगर तुम इसमें बैठे होगे तो तुम्हें ये कितने से भागता हुआ नजर आएगा, v1 माइनस v2। याद करो रिलेटिव वेलोसिटी में जब सेम डायरेक्शन में हो तो बड़े से छोटे को माइनस कर लो, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों को ऐड कर दो। दो अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए व्हीकल्स काफी तेजी में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नजर आते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी वेलोसिटी आपस में ऐड हो जाती है। दो सेम डायरेक्शन में जाते हुए व्हीकल्स एक दूसरे को काफी स्लोली मूव करके, स्लोली क्रॉस करते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी वेलोसिटी आपस में माइनस हो जाती है। क्लियर। तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बड़ा कौन है, v1, तो v1 से v2 को माइनस कर लो, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय अप्रोच। अप्रोच कितने से, इसमें इन दोनों में कौन, देखो वेलोसिटी कौन सा बड़ा है, क्या सेम डायरेक्शन में, हाँ सेम डायरेक्शन में। क्लियर। तो हम बड़े से छोटे को माइनस कर लेंगे, तो 4 माइनस 2, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, 4 माइनस 2, तो देखो कि ये आ गया, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, ये 2 हो गया 2, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गए हमारे पास। अब जैसे ही दो इक्वेशन बना, अब हमारे पास बहुत आसान है सॉल्व करना। क्या करेंगे यहाँ पे, एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो, देखो यहाँ v2 और v2 गायब हो गए, प्लस v2 माइनस v2 कैंसिल हो गया। तो अगर 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, v2 गायब, 2v1 प्लस v1 कितना आ गया, 3v1 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 10, तो v1 कितना आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इस v1 की वैल्यू को उठाकर इन दोनों में से किसी एक जगह पे डाल दो, v2 आ जाएगा, तो यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, तो फ्रॉम 2 क्या था, v1 कितना है 10/3 माइनस v2 इज इक्वल टू 2, तो v2 कितना आ गया 10/3 माइनस 2, जो कि आ गया देखो तो 6, 4/3, तो ये आ गया 4/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा, यहाँ पे दोनों की स्पीड आ गई। अगर ये पूछा गया है तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आ गई बात। देखो कोई डिफिकल्ट है क्या, आसान है, एक मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन, एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मान लो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि इसने कितनी एनर्जी लॉस की है, सोचो तो जरा, इसकी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी कितनी है, देखो को v2 निकाला था हमने, कहीं कहाँ निकाला था, ये रहा 4/3, तो देखो को 4 से 4/3 कम ही ना है, मतलब वेलोसिटी इसकी घटी है, मतलब इसने एनर्जी लूज की होगी। तो जो इसने लूज की होगी वो किसको मिली होगी, इसे। समझ आ रही है बात, क्लियर है यहाँ पे, मतलब इसकी एनर्जी गेन हुई होगी इस, मतलब, और एनर्जी हमने क्या माना, इलास्टिक कोलिजन, मतलब बॉडी की शेप खराब नहीं हुई है, इसका मतलब जो भी एनर्जी इसको मिली होगी वो काइनेटिक में गई होगी, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए थी। तो देखो कि जरा 2 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी v1 देखो 10/3, 3.3 हो गया, बढ़िया ना। ठीक, लॉजिकल है बिल्कुल, इसने लॉस किया इसने गेन किया। ठीक, एनर्जी ऑफ द सिस्टम या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलो, कंजर्व। समझ में आ गई बात। तो अगर तुमसे पूछा जाए लॉस ऑफ एनर्जी बाई 2 kg मास और गेन इन एनर्जी बाई 4 kg मास, दोनों को सेम ही होंगे, तो कोई एक निकाल लो। ठीक है, मान लो कि अगर निकालने को बोला जाए कि लॉस ऑफ एनर्जी बताओ, तो क्या कर लेंगे हम, यहां से ऐसे लिख लेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी बाई 2 kg। ये बात तो क्लियर हो गया कि 2 kg वाले ने लॉस किया होगा, तो कितना लॉस किया होगा बेटा, जितना उसके पास इनिशियल था, अब जो बचा हुआ है फाइनल, तो इनिशियल माइनस फाइनल, यही तो होगा। तुम्हारे पास 100 रुपए है, अब 80 रुपए है, तो कितना लॉस हुआ, 100 माइनस 80, 20 रुपए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितना है, हाफ एम, देखो वी एम कितना है, बता दो 2 kg इंटू वी कितना है 4 का स्क्वायर, माइनस फाइनल एनर्जी देखो कितना है, हाफ एम कितना है 2 kg, मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी देखो v1 किसका था, उसका था ना, ये है 4/3, 4/3 का स्क्वायर। सॉल्व भी क्यों करना है, ये 2 गायब, ये 2 गायब, 16 माइनस 16/9
कितना आ गया बताओ, तो 144 माइनस 16 कितना आ गया, 144 माइनस 16 कितना आ जाएगा, बोलो भाई, 128, 128 डिवाइडेड बाई 9 जूल, इतनी एनर्जी लॉस हुई है, ठीक। और ये एनर्जी उसकी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली कन्वर्ट हो गई है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है बेटा, समझ में आ गया? हेलो बच्चों, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मान लो कि इसी में अगर बोला जाता कि, जैसे मान लो कि इसी में क्वेश्चन अगर ऐसे बोल दिया जाता कि ये जो कॉलिजन है ये इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक है, ये जो कॉलिजन है ये कैसा है, इन इलास्टिक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो हाफ है, ठीक है। तो बताओ कितनी एनर्जी बॉडी के शेप को खराब करने में यूज हुई है। क्या मेरी बात समझ में चमकी, मेरी बात दिमाग में चमक रहा है मेरा सवाल, कितना एनर्जी, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है तो बॉडी की शेप तो खराब हुई होगी, तो कितनी एनर्जी उसमें यूज हुई है बॉडी के शेप को खराब करने में। तो सोचो जरा, होता क्या है, बॉडी की शेप खराब, मतलब अगर मैं सिंपली आपको बोलूं कि मैंने आपको 100 जूल या 100 रुपीज ले लो, 100 रुपीज मैंने आपको दिया, ठीक, ये आपने काइनेटिक एनर्जी में यूज किया, ठीक, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास 80 जूल है, तो जो 20 जूल जो है वो गई कहां, तो वो तो शिप खराब करने में गई। इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये निकाल लेना है सिस्टम का, क्लियर। तो इनिशियल आपको पता है पहले से कंडीशन ये गिवन है, ठीक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल वेलोसिटी का होना जरूरी है, अगर ये निकाल लिया तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर लेंगे, लेकिन सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यही तो लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम है, और वो लॉस ऑफ एनर्जी कहाँ गया है, बॉडी के शेप को खराब करने में, ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे ही हमारे दिमाग में ये बात आई कि अच्छा है सवाल यहाँ पकड़ा गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश, तो फिर वही बात कि वेलोसिटी निकलेगी कैसे, वेलोसिटी निकलने के लिए चेक करो एक बार, क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, पूरे सिस्टम पे नहीं है, समझ में आ गई बात ना, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब मोमेंटम को कंजर्व होगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिख देंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये इसकी मोमेंटम होगी, प्लस देखो सेम डायरेक्शन में है सारे, प्लस क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्या लिखा जाएगा बेटा, फाइनल मोमेंटम ये देखो, इसका मास 2 kg है, तो 2v2 प्लस ये कितना है 4v1, ये आ गया। तो देखो ये वो पहले जो इक्वेशन निकाला था वही तो है, 8 और 8 16, ठीक है, 2 कॉमन करके हटा दो, तो v2 प्लस 2v1 इज इक्वल टू 8, एक इक्वेशन, ये इक्वेशन कहां से आया, मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं हो सकते, इनिशियल और फाइनल, कोलिजन इनइलास्टिक है, लॉस हुआ है, समझ में आ गई बात। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बड़ा काम का है, तो हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखो फिर से वही बात, भाई ये सेपरेट तभी होंगे ना जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इसकी वेलोसिटी से इसको माइनस करो, तो क्या आ गया ये v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, देखो ये ज्यादा है ये कम है, और देखो सारी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट चल होंगे, देख रहे हो ना, इसलिए मैं इसमें कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर रहा, ऑब्लिक कोलिजन हो तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, तो देखो कि ये कितना आ गया 2 टाइम्स v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 2, दो ने दो को काट दिया, तो v1 माइनस v2 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है, फिर से हम क्या करेंगे, तो 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो देखो तो v2 गायब हो गया, 2v1 प्लस v1, 3v1 इज इक्वल टू 9 हो गया, इसका मतलब v1 आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। इस v1 को उठाकर यहाँ प्लेस कर दो, तो देखो तो v1 कितना है 3 माइनस v2 निकालना है अपने को, 1 आ गया, तो v2 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, देखो ठीक, दोनों की वेलोसिटी आ गई, समझ में आ गई बात। तो पहला टास्क हमारा क्या था, ये कैलकुलेट कर लेना, v1 और v2 की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक। अब जैसे ये निकला, अब देखो तुमसे क्या पूछा गया था, लॉस ऑफ एनर्जी या एनर्जी कंज्यूम्ड टू डिफॉर्म द बॉडी, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, ये अब अपने को ये काम है, ये को मैं हटा रहा हूँ, ठीक,
सो मैं यहाँ पे निकाल लूंगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किसका, सिस्टम का, माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसका, सिस्टम का। क्लियर है, सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं तो ध्यान दें। तो क्या लिख देंगे, हाफ इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी 4 स्क्वायर प्लस इसका देखो हाफ उसका मास कितना है 4 kg इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, माइनस फाइनल हाफ इनटू 2, वेलोसिटी कितनी आ गई है इसकी v2 थी, देखो 2 है, इनटू 2 का स्क्वायर प्लस हाफ, इसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि यहाँ माइनस है, हाफ इनटू 4 इनटू इसकी वेलोसिटी कितनी थी 3 का स्क्वायर, देखो कितना कितना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, 2 ने 2 को गायब किया, 2 ने इसको गायब किया, ये कितना आ गया 16 प्लस ये कितना आ गया 4 और 2 8, ठीक है 4 इंटू 2, ठीक, माइनस क्या लिख देंगे, ये देखो 2 ने 2 को गायब किया, ये हो गया 4 प्लस 2 2 जा तो 9 इंटू 2 जा, 9 इंटू 2 कितना आ गया बता दो 18। क्लियर है, तो ये कितना हो गया 24 माइनस ये कितना हो गया 22, मतलब 2 जूल जो एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है, और यही एनर्जी को बॉडी के शेप को खराब करने में यूज हुआ होगा, और यही तो सवाल है अपना, यही तो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। देखो हमने निकाल भी लिया इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखो कुछ भी नहीं होता है बेटा ये, ठीक, हर तरीके का कोई, देखो ये मोशन इन वन डी है, एक डायमेंशन में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉलिजन ऑन ए स्ट्रेट लाइन बोलो, कॉलिजन ऑन वन के बोलो, या फिर आप इसको बोलते हो हेड ऑन कॉलिजन, ये सब हेड ऑन कॉलिजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ भी आए ना आपसे सवाल सॉल्व हो जाना है, ठीक है। अब जैसे देखो अगले सवाल पे चलते हैं। अगर मान लो कि इसी को बोल गए क्या कि इनइलास्टिक कोलिजन बताओ, अगर मान लो कि इनइलास्टिक को देख लिया हमने, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, अगर ऐसा सवाल आ जाता कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक, एक बुलेट हमने यहां से फायर कर दिया 100 मीटर पर सेकंड से, इसका मास है 50 ग्राम, ठीक है ना, इसका मास है कितना मान लो बताओ 250 ग्राम, ठीक, इतना है, और ये बुलेट इसके अंदर घुस गया और उसके अंदर ही घुस गया, मतलब बाहर नहीं निकला, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सरफेस स्मूथ है, आसान है बिल्कुल क्वेश्चन, है ना। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब इसके अंदर जैसे ही बुलेट ने हिट किया, हिट करने के बाद ये इसके अंदर इम्बेल्ड हो गया, ठीक है, तो ये मूव करने लगा कुछ वी वेलोसिटी से, हमें ये वी निकालना है, क्या है भी इस क्वेश्चन में बताओ। तो जब बुलेट इसके अंदर में घुसा होगा या कॉलिजन जब यहाँ पे हो रहा होगा, जैसे एक डायग्राम में कॉलिजन के दौरान में बता दूं, तो जब भी यहाँ पे ऐसे एंटर कर रहा होगा तो इस बुलेट के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स इधर लगा रहा होगा ये ऑब्जेक्ट, और ये इसके ऊपर नॉर्मल इधर लगा रहा होगा। देखो तो अगर मैं इन दोनों को सिस्टम ले लूं, है ना, सिस्टम का हमारा पार्ट कौन सा है, बुलेट एंड ब्लॉक, है ना, तो ये नॉर्मल कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल आउट हो गए, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, मतलब मोमेंटम को कंजर्व होना है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होना है, तो इनिशियल मोमेंटम देखो तो इसका 50 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 मीटर पर सेकंड, तो इसको एक काम करके 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा यूनिट में आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस इसका देखो 250 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, ये केजी में हो गया, इनटू वेलोसिटी 20, तो ये इनिशियल मोमेंटम आ गया, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, देखो कि जरा दोनों घुस गए तो ओवरऑल मास कितना हुआ 300 ग्राम, तो क्या लिख देंगे 300 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू वी, 1000 ओवरऑल गायब हो गया, ठीक है, तो वी देखो कितना आ गया, देखो कि जरा 100 इंटू 50 कितना आ गया 5000, प्लस 250 इंटू 2 ये भी 5000 आ गया, ठीक, डिवाइडेड बाई ये 300 इधर से आ गया, अब सॉल्व कर लेना इसको, कितना आ गया 10,000 डिवाइडेड बाई 300, 100 बाई 3, 100 बाई 3 मीटर पर सेकंड, ये आगे वेलोसिटी, इतने वेलोसिटी से दोनों सिस्टम मूव कर रहे होंगे, सिंपल सवाल होते हैं, ठीक है, दिमाग बस थोड़ा सा लगाना है, कहीं भी ऑब्लिक कोलिजन हो रहा हो वहीं पे दिमाग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। तो ये इनइलास्टिक कोलिजन, अगर तुमसे पूछा जाए लॉस ऑफ एनर्जी बताओ,
तो निकाल लोगे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का पता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम पता है, वेलोसिटी निकाल लिया, मास ऑफ द सिस्टम पता है, तो दोनों को माइनस कर दो, यही तो लॉस ऑफ एनर्जी है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर सवाल पूछा जाए कि मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी इज इन द केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन या प्लास्टिक कोलिजन। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक, चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं, कुछ अच्छे सवाल पे चलते हैं। ये तो बस ऐसे ही अच्छे से सवाल है, कुछ बढ़िया सवाल पे चलते हैं। ऑब्लिक कोलिजन पे आते हैं। जैसे मान लो अक्सर जो ऐसा होता है कि ये हमारी वॉल है, ये वॉल है, एक किसी एंगल पे ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी, ठीक है, ये आकर इसको हिट करता है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाता है। तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, मान लो ये u मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि v है, ये निकालना है, ठीक। लेकिन ये सवाल में ये नहीं गिवन है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, ये बोला गया कि आप ई के टर्म में बताओ, मतलब कोलिजन को इनइलास्टिक कंसीडर करके करके तब बताओ। बात समझ में आ गई? सो अब क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान में क्या रख, अच्छा सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस चूज कर लेते हैं ताकि अपना काम आसान हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। ये एंगल गिवन है, थीटा एंगल पे आकर यहाँ पे हुआ है, मुझे नहीं पता ये कितने एंगल पे हुआ है, तो मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ। ये एंगल गिवन है और अल्फा जो है वो अननोन है, मतलब वी अननोन है, अल्फा अननोन है, ये दोनों हमें कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया बेटा? मास यहाँ पे है, एम है, ठीक है। अब सोचो जरा, इसकी जरा मोमेंटम को एक बार ध्यान में रखते, देखो ये किसी भी एक डायरेक्शन में है, तो अगर ये इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूं ऐसे, सोचो जरा, तो ये अगर एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, उतना ही होगा, होगा ना बेटा? ये वाली स्पीड कितनी है, u है, तो u का ये कंपोनेंट u cos थीटा और u का ये कंपोनेंट u sin ऑफ थीटा। क्लियर है बेटा? इसमें तो कोई जब भी ऑब्लिक हो हम उसको कंपोनेंट से ब्रेक कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो देखो ये अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा, तो v का ये कंपोनेंट v cos अल्फा और इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट v sin अल्फा, इतना हमने लिख लिया। क्लियर है? ये लिखने का मेन मकसद क्या था वो भी धीरे धीरे समझ आएगा। अब सोचो जरा, एक बार ड्यूरिंग कोलिजन की बात करते हैं। जब कोलिजन यहाँ पे हुआ होगा, जब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जब ये मतलब यहाँ पे कांटेक्ट में होंगे, तो देखो तो इसके ऊपर ये हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्लियर है ना? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वही कंसीडर करनी है आपको, ऑलवेज कीप इन माइंड। अब जरा सोचो कि इसने इसको कॉम्प्रेस किया होगा, नॉर्मल जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगाया होगा और इस सरफेस ने इसके ऊपर जो नॉर्मल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये दोनों सिस्टम में आ जाए तो ये दोनों नॉर्मल तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन सोचो जरा, ये जो वॉल है, ठीक, इस पे एक बॉल आकर हिट हुआ और ये वॉल मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह पे रह गया। अगर ये फ्री टू मूव होता, ठीक है, तब तो अलग बात थी। ये फ्री टू मूव नहीं है, वॉल अपनी जगह पे फिक्स है। सोचो कि जरा एक बॉल को मैंने वॉल के ऊपर मारा, बॉल रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ गया, बॉल ने वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया होगा, ठीक। आखिर इस फोर्स को किसने बैलेंस किया? वॉल ने ही बैलेंस किया होगा। वॉल वॉल के ऊपर लगने वाला कोई अलग ऐसा एजेंट होगा जिसने उसको बैलेंस किया होगा। हो सकता है कि वो सरफेस उसके ऊपर इतना फोर्स इसके नॉर्मल के बराबर का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा। तो अगर वॉल को और बॉल को अगर सिस्टम ले लो आप, तो उस केस में सरफेस वॉल के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब कि इस केस में वॉल एंड बॉल को सिस्टम लेने के बावजूद भी एक्सटर्नल फोर्स है, so the momentum of the system is not conserved। क्या मेरी बात समझ में आई? आया बेटा? इस डायरेक्शन में देखो ना, ये नॉर्मल इधर की तरफ आया होगा, तो कोई ना कोई फोर्स इधर से एन के बराबर का एक अप्लाई किया होगा किसी ने, ताकि इस नॉर्मल को बैलेंस किया जाए, वरना ये वॉल मूव कर जाता या टूट जाता। समझ में आया? और दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ना ये मूव कर रहा है और ना ही ये टूट रहा है। इसका मतलब इसके बराबर का किसी ने फोर्स तो लगाया होगा ऊपर। वो कौन लगा सकता है? इंटरनल मैकेनिज्म छोड़ो, एक्सटर्नल कोई फोर्स, मतलब बाहर से, जो जिसके ऊपर वॉल खड़ा है। देखा, ऊपर की तरफ धक्का मारोगे
तो क्या ऐसा होता है क्या कि नीचे वाली सरफेस ऐसे उखड़ जाए? वॉल कैसे गिरता है? अगर ये वॉल है, मैं फोर्स यहाँ लगाऊं तो वॉल ऐसे गिरेगा ना। ठीक, अगर मेरे फोर्स का बराबर का नीचे से कोई फोर्स अगर अप्लाई कर देगा तो ये वॉल वही रह जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर नहीं यहाँ पे? तो ध्यान इस बात का रखना है आपको। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ से ये फोर्स आया है तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन इस डायरेक्शन में नहीं लिख सकते। क्या इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये फोर्स लगा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब फोर्स वाई डायरेक्शन में हो तो उसका इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में जीरो, और जब कोई भी चीज एक्स डायरेक्शन में हो तो उसका इफेक्ट वाई पे जीरो। होता है ना कि ये फोर्स वाई डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है ना, क्योंकि सरफेस क्या है? स्मूथ है। अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तो मैं जरूर ये बोलता कि ये जो फ्रिक्शन है वो इम्पल्सिव नेचर का है। क्यों भाई? क्योंकि ये नॉर्मल इम्पल्सिव है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ जो फ्रिक्शन आता वो इम्पल्सिव होता है। क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो देयर इज नो चांस ऑफ एनी फ्रिक्शन। क्लियर? तो फ्रिक्शन है नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या बोलेंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होनी चाहिए। तो एक्स डायरेक्शन में इन मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब बिफोर कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर कॉलिजन। ठीक, तो बिफोर कॉलिजन देखो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है तो एम यू साइन ऑफ थीटा, ये जस्ट बिफोर कॉलिजन हो गया। जस्ट आफ्टर कॉलिजन कितना आ जाएगा? एम वी साइन अल्फा। क्लियर? तो एक इक्वेशन ये आ गया कि u sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू v sin ऑफ अल्फा। एक इक्वेशन हमने ये बता दिया। ठीक, ऐसे भी बोल सकते थे कि इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक ही मास तो वही है। समझ में आ गई बात? तो इस डायरेक्शन में जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंजर्व होनी चाहिए, मतलब ये वेलोसिटी इसके बराबर होनी चाहिए। एक ही बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया। अब सोचो इस डायरेक्शन में क्योंकि मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। अननोन कितने हैं? दो, तो v और अल्फा। एक और इक्वेशन चाहिए, तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्योंकि कॉलिजन इनइलास्टिक है तो आप एनर्जी, ठीक है ना बेटा, इतनी वेलोसिटी से जाएगा, इतने एंगल पे जाएगा। अगर मान लो कि ये कॉलिजन इलास्टिक होता तो सीधा दिमाग में आ गया जहां जहां ई है उसको वन प्लेस कर दो। करो कुछ जरा, ई को वन रखा तो tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा, मतलब जितने एंगल पे हिट हुआ था उतने ही एंगल पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। यही तो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, याद है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो न्यूटन ने उसको क्या बोला था कि ये पार्टिकल कॉलिजन के बेसिस पे उसको प्रूव कर दिया था। ठीक है ना, देखो समझ में आ गई बात? अच्छा, कितने स्पीड से जाएगा वो भी निकाल सकते, ई को वन रख दो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो यू स्क्वायर रह गया, रूट उसका यू आ गया। मतलब जितने स्पीड से आया होगा उतने स्पीड से रिफ्लेक्ट बैक होगा, जितने एंगल पे आया होगा उतने एंगल पे जाएगा। कब? जब कॉलिजन इलास्टिक हो। तो बात ठीक, नोट कर लो जल्दी से। हो गया, हो गया। अब देखो, अब कोई सब देखो, ये हो गया ऑब्लिक कॉलिजन का केस। ठीक है, ऑब्लिक कॉलिजन में ना कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन हो आपको इसी तरीके से करना है। मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा इसी तरीके से अप्लाई करना है। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ऑब्लिक कॉलिजन पे और ले लेता हूँ। जैसे ये एक ऐसे एक ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। इसका मास है, मास है, मास है, क्या लिख लो, क्या लिख लो, क्या लिख लो, चलो 2 kg ले लेते हैं। इसका मास 4 kg है, ये मूव डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड है। दोनों कॉलिजन, दोनों में कॉलिजन हुआ। ठीक है, कॉलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी पूछी गई। ठीक है, कि बताओ कौन किस डायरेक्शन में कितने स्पीड से गया, ये सब कुछ पूछा गया। ठीक, इसकी रेडियस गिवन है, तो ये देखो इसकी रेडियस ये है और इसकी दोनों की रेडियस सेम है। ठीक, तो रेडियस कितना मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, बता दो, बता दो, कुछ ले लिया जाए। चलो ठीक है, 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे जस्ट मैंने ऐसे कंसिडर कर लिया है। ठीक, मेन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो ये 2 kg हो गया, ये केस है। तो देखो ये जस्ट बिफोर कॉलिजन का केस है। क्लियर? अच्छा, इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा होगा बेटा? याद करो तो मैंने क्या बताया था कि इनके सेंटर टू सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है
यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो जो कोलाइडिंग फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, ड्यूरिंग कॉलिजन देखो सिचुएशन क्या होगा कि यहाँ पे देखो एकदम मैं बिल्कुल करीब यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो ये सेंटर टू सेंटर ये मिलाने वाली लाइन जो है इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। सो जस्ट देखो ये जस्ट बिफोर कॉलिजन ये इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये इधर को जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो सोचो जरा यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, ये हो गई लाइन। ठीक है, अब ये देखो एंगल पे क्या ये वाली एंगल हम निकाल सकते हैं? ये जस्ट अभी कॉलिजन हुआ है, ये एंगल क्या फाइंड कर सकते हो बताओ तो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ये वाला लेंथ पता है हमें, देखो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ऐसे लिख लूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस जो कि 4 सेंटीमीटर है, तो देखो कितना आ गया हाफ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो गायब हो गया, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री है। ठीक, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है ना, ये 30 हो गया। तो जरा कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं इस वेलोसिटीज को ताकि मजा आ जाए थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे इसके कॉम्पोनेंट, अब देखो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ये देखो कितना है 2 मीटर पर सेकंड, ताकि साफ सुथरा नजर आए। ये कितना है 4, तो 4 का ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा 4 cos 30, और इसका इस डायरेक्शन में 2 cos 30। क्यों लिखा अभी ये समझ में आएगा। देखो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा 2 sin 30, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट 4 sin 30 हो गया। ये लिख लिया हमने। आखिर लिखने से फायदा क्या हुआ? देखो जब ये कॉलिजन हो रहा होगा, ठीक, तो इसको बोलते हैं कॉमन टैंजेंट। ठीक, और ये कौन सा है कॉमन नॉर्मल, ये कौन सा है कॉमन टैंजेंट। तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। देखो जो ये इसको कंप्रेस इस डायरेक्शन में कर रहा होगा नॉर्मल से, ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा नॉर्मल। क्लियर है? तो इनकी मोमेंटम ना इस लाइन के अलोंग चेंज हो जाएगी। क्लियर? लेकिन इस लाइन के अलोंग कोई फोर्स लग रहा है क्या? कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ना हो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती है। बात समझ में आ गई? मतलब ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वो कोलिजन के बाद भी इतना ही रहेगा, और इसकी जो ये वर्टिकल कंपोनेंट ये जो देख रहे हो ना ये वाली कंपोनेंट, ये कोलिजन के बाद भी इतना ही रहेगा, ये फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन ये देखो ये हो गया, और ये बॉडी यहाँ पे है, अलग अलग करके मैंने दिखाया है इसको थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये देखो जो वेलोसिटी जो चेंज हुआ होगा ना, वो ये वाला वेलोसिटी, ये वाली कंपोनेंट चेंज हुई। तो मुझे नहीं पता ये कितना हुआ, तो इसको v1 मान लेते हैं, इसको v2 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पे? तो अच्छा ये देखो इसका ये वाला कंपोनेंट मेंटेन रहेगा, ये सबको समझ में आया ना कि ये क्यों हो गया। और ये वाली कंपोनेंट इसकी मेंटेन रहेगी, वो कितना है 4 sin 30। sin 30 हाफ होता है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड हो गया, ये भी हाफ, ये 1 मीटर पर सेकंड हो गया। ये मेंटेन रहा, क्यों? क्योंकि कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। एक एक पार्टिकल का वेलोसिटी कंजर्व है। सबसे अच्छा क्या है मोमेंटम को लिखने से अच्छा है आप उसकी वेलोसिटीज को देखो। क्यों? क्योंकि उधर को फोर्स ही नहीं लगा है। बात समझ में आ गई? इसलिए ये दोनों तो मेंटेन रहेंगे, चेंज सिर्फ ये होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। तो पहला इक्वेशन मोमेंटम, देखो मैंने क्या बोला था कि जब भी ऑब्लिक कॉलिजन हो तो मोमेंटम जो कंजर्वेशन है वो 2 डायरेक्शन में लिखना। ठीक, एक कॉमन नॉर्मल और एक कॉमन टैंजेंट। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से कॉमन टैंजेंट के अलोंग ये पता चल गया कि ये हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं आना है। समझ में आ गई बात? तो अब कॉमन नॉर्मल की बारी है। ठीक, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग देखो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो इसका क्या लिख देंगे इनिशियल मोमेंटम अलोंग द नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल Cn लिख देता हूँ। कॉमन नॉर्मल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग द कॉमन नॉर्मल। क्लियर है? वेक्टर चाहो तो वेक्टर लिख लो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बेटा? और देखो इस पे क्या आ जाएगा। अच्छा इस डायरेक्शन को देखो मैं कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, ये कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन है तो इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये वाई एक्सिस है अपना। ये कौन सा कॉमन टैंजेंट वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है। क्लियर है ना भाई?
कोई बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन इधर को मुझे लिखना है, इधर को लिख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि वेलोसिटी को कंजर्व ही रहनी है। ठीक है, तो अब देखो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसे प्लस लिखूंगा, इसके अपोजिट वाले को माइनस लिखूंगा मैं। तो देखो ये वाली प्लस है, तो इसका मास कितना है 2 kg इंटू 2 cos 30, ये आ गया। अच्छा इसकी वेलोसिटी देखो x के अपोजिट है तो ये माइनस हो जाएगा 4 इंटू 4 cos 30, ये आ गया इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखो ये रहा, इसकी वेलोसिटी मैंने इसी डायरेक्शन में मानी है कि इसका मास कितना है 2 kg इंटू v1, इसकी मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में मानी है तो इस कितना आ जाएगा 4 टाइम्स v2। देखो एक इक्वेशन ये आ गया v1 v2 में। दूसरा रिलेशन कैसे आएगा बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिकेशन। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिकेशन कितना गिवन है। कॉलिजन अगर इलास्टिक होगा तो उसे 1 मान लेना, इन इलास्टिक होगा तो वो गिवन होगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये देखो, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो सिंपली ऐड हो जाते हैं, है ना। तो देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, कि ये कितना आ गया तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में तो वो ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 2 cos 30 प्लस 4 cos 30। बस जिस बच्चे को ये दो इक्वेशन लिखना आता है वो तो तुरंत से v1 v2 निकाल लेगा और उसके पास ये भी वेलोसिटी है, तुरंत वो उस बॉडी की एक रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, ये सबसे बेहतर सवाल है तुम्हारे ऑब्लिक कॉलिजन के ऊपर। समझ में आया? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। देखो ना यहाँ पे, तो जैसे मान लो कि इसकी वेलोसिटी v1 आ गई, अगर v1 पॉजिटिव आई है, मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक, जो भी आएगा अगर पॉजिटिव आया तो डायरेक्शन जो भी, अगर v1 v2 पॉजिटिव आया, ठीक, पॉजिटिव तो इसमें से v2 को मेरे अंदाजे से पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक, मतलब v1 v2 में से कोई एक जरूर नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि कॉलिजन में भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, कॉलिजन के बाद भी एक दूसरे के करीब कैसे आ सकते हो, अपोजिट जाएंगे। मैंने तो आर्बिट्रेरी मान लिया है, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, कहीं भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अपने आप प्लस माइनस में होगा। प्लस माइनस क्या बता देगा आपको कि प्लस वो बताता है जो आपका डायरेक्शन सही है, माइनस ये बोलता है कि बेटा आप अपने डायरेक्शन को रिवर्स कीजिए, मैग्नीट्यूड रिमेन्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, तो ये बात समझ में आ गई है ना। तो अगर मान लो कि v1 पॉजिटिव है तो इस दोनों की रिजल्टिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपको पता है ना, इस डायरेक्शन में, क्लियर। और अगर v2 पॉजिटिव हो गया तो इन दोनों की रिजल्टिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये। अब आपको वेक्टर्स लॉ से पता है ना, कोई भी एंगल निकालने को बोल सकता है, कुछ भी निकालने को बोल सकता है, एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ऑब्लिक कॉलिजन में कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन कैंडिंग नाम का एक चीज होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन कॉमन नॉर्मल के अलोंग और कॉमन कैंडिंग के अलोंग सेपरेटली आप करोगे, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये बहुत अच्छे सवाल हमने कॉलिजन के ऊपर किए हैं आज, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल इसके ऊपर किए। कॉलिजन का हर पार्ट तुम्हारा क्लियर हो गया, तो बहुत ध्यान से अब इसको करना, नीट में कोई इस लेवल से ऊपर तो आना ही नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है, चलो तो फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे फिर। ठीक, कल की क्लास को हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।